नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। ये दूसरा टेस्ट है। इसमें हम आरपीएससी की 2021, 2022 तथा 2023 में आयोजित परीक्षाओं में कला संस्कृति तथा इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध खालिस्तान वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। तो पृथ्वीराज तृतीय कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? वह 11 वर्ष की आयु में। जब पृथ्वीराज तृतीय सिंहासन पर बैठे थे तब उनकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आबू के परमार वंश का संस्थापक था, वो था धूमराज। कौन था? धूमराज। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली, राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो वह है हाड़ौती। तो ये हाड़ौती में कौन आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, तो बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली, ये सब किस शैली में है? हाड़ौती स्कूल में। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आसकरण की रानी रिक्तिस्थान के द्वारा करवाया गया था। तो वो किसके द्वारा करवाया था? वो है रानी प्रेमल देवी। ठीक है, तो नौलखा बावड़ी तो कहाँ पे स्थित है? वो है डूंगरपुर में। और इसका निर्माण किसने कराया था? महारानी प्रेमल देवी ने करवाया था। ठीक है, अब आपने ना नौ लखा शब्द से संबंधित कुछ चीजें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले नौ लखा बावड़ी। बावड़ी तो हमने देखा ही, अभी कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। नौ लखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। दूसरा हम देखते हैं नौ लखा दुर्ग। नौ लखा दुर्ग, नौ लखा दुर्ग कहाँ पे है? वो है झालरा पाटन, झालावाड़ में। ठीक है, झालरा पाटन में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नौ लखा दरवाजा। नौ लखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा कहाँ पे स्थित है? वो है रणथंभौर में। रणथंभौर के में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नौलखा महल। नौलखा महल कहाँ पे स्थित है? नौलखा महल स्थित है उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है नौलखा महल। ठीक है, तो ये नौलखा बावड़ी तो कहाँ होगी? डूंगरपुर में। नौलखा दुर्ग कहाँ हो गया? झालरा पाटन में। नौलखा दरवाजा हो गया रणथंभौर में। नौलखा महल हो गया उदयपुर में। ठीक है, तो ये याद रखने। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गीदड़ नृत्य कहाँ पे किया जाता है? वो किया जाता है शेखावटी में। कहाँ? शेखावटी में। तो कुछ नृत्यों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है गीदड़। ठीक है, गीदड़, गीदड़ तथा चंग नृत्य, गीदड़ एंड चंग नृत्य, गीदड़ एंड चंग नृत्य, ये दोनों कहाँ किए जाते हैं? ये दोनों किए जाते हैं शेखावटी में। शेखावटी में किए जाते हैं, होली के अवसर पर किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? होली के अवसर पर। ये दोनों नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? पुरुषों के द्वारा। ठीक है, तो गीदड़ और चंग नृत्य दोनों कहाँ किए जाते हैं? शेखावटी में, होली के अवसर पर और पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला नृत्य है। अगला नृत्य का नाम क्या है? कच्छी घोड़ी। क्या है? कच्छी घोड़ी नृत्य। ठीक है, कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये भी कहाँ किया जाता है? शेखावटी में किया जाता है। जबकि लेकिन ये वाला नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह पर। ठीक, गीदड़ और चंग ये दोनों भी शेखावटी में, लेकिन ये किए जाते हैं होली पर। कच्ची घोड़ी है शेखावटी में, लेकिन विवाह पर किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है कि बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है अलवर एंड भरतपुर में, मेवात रीजन में किया जाता है। ठीक है, अलवर एंड भरतपुर में, अलवर और भरतपुर में किया जाता है। कौन सा? बम नृत्य। नेक्स्ट है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? ढोल नृत्य किया जाता है जालोर में। कहाँ किया जाता है? जालोर में। और कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर। अगला नृत्य है वो है भोवाई नृत्य। कौन सा? भोवाई नृत्य। भोवाई नृत्य कहाँ किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है, उदयपुर में। सर पर 7-8 मटके रखकर थाली के किनारों, गिलास इत्यादि पर नाचना और सिर से रुमाल उठाना, ये सब किस में किए जाते हैं? भवाई नृत्य में। ठीक है, तो सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना इत्यादि ये सब किस में आते हैं? भवाई नृत्य में। भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? वह तारा शर्मा। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। तो अब हम ये नृत्य को वापिस एक बार देख लेते हैं। गीदड़ नृत्य शेखावटी में, पुरुषों के द्वारा होली पर। खच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी में, विवाह पर। बम नृत्य अलवर भरतपुर में। ढोल नृत्य जालोर में, विवाह पर। भवाई नृत्य उदयपुर में, सिर पर 7-8 मटके रखकर किया जाता है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला क्या है? चार बैंत। ठीक है, चार बैंत का, चार बैंत रिक्तिस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो चार बैंत कहाँ पे किया जाता है? वो किया जाता है टोंक में। कहाँ किया जाता है? चार बैंत टोंक में। ठीक है, नेक्स्ट चार बैंत से संबंधित एक चीज है, चार बैंत
करते समय क्या बजाया जाता है? डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? करीम खान निहंग। कौन है? करीम खान निहंग। किसके प्रमुख कलाकार है? चार बैंड के। तो चार बैंड किया कहा जाता है टोक में। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डफ। और इसके प्रमुख कलाकार है करीम खान निहंग है। ठीक है, ये हो गया चार बैंड में। एक और चीज है, वो है कौन सा? एक है हेला ख्याल। ठीक है, कौन सा? हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ है? वो है लालसोट, दौसा तथा सवाई माधोपुर में। लालसोट, दौसा तथा सवाई माधोपुर में किया जाता है हेला ख्याल, सवाई माधोपुर में। ठीक है, और हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वो बजाया जाता है नौबत। क्या बजाया जाता है? नौबत बजाया जाता है हेला ख्याल में। तो चार बैंड में तो डफ बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? डफ। जबकि हेला ख्याल में क्या बजाया जाता है? वो बजाया जाता है नौबत। ठीक है, ये याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं, हाडा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हाड़ौती कहते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में क्या बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है। अगला है मेवाती। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर, भरतपुर में। वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाड़ौती। तो हाडा राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वो है हाड़ौती बोली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, रिंद्रोही के लेखक कौन है? रिंद्रोही पुस्तक है, उसके लेखक है अर्जुन देव चारण। कौन है? अर्जुन देव चारण रिंद्रोही के लेखक है। ठीक है, एक मणि मधुकर का भी बहुत बार पूछा जाता है कि पग फेरो, पग फेरो, पग फेरो पुस्तक की रचना किसने की थी? वो थे मणि मधुकर। कौन थे? मणि मधुकर ने पग फेरो पुस्तक की रचना की थी, मणि मधुकर ने। ठीक है, तो रिंद्रोही पुस्तक लिखी अर्जुन देव चारण ने और पग फेरो लिखी थी मणि मधुकर ने। नेक्स्ट है कि ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? वो है पाबू जी। पाबू जी की पूजा की जाती है, ऊंटों के देवता है। अगला प्रश्न है, माव जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? वो मानते हैं कल की अवतार। माव जी के अनुयायी विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कल की अवतार। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? वह है वेणेश्वर धाम मेले को। ठीक है, वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर, वेणेश्वर के मामले में एक चीज याद रखनी है, ये है ना, तीन नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी नदियां है? सोम, दूसरी माही और तीसरी जाखम। इन तीन नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा? वेणेश्वर धाम। तो वेणेश्वर धाम कहाँ है? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है वेणेश्वर धाम। अब हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती है? तो बोरला कहाँ पे पहना जाता है? तो बोरला पहना जाता है सिर पर। कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है बोरला। नेक्स्ट है, किस वर्ष जयपुर वैद्यशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिली? वह है 2010 में। जंतर मंतर को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? वो किया गया 2010 में शामिल किया गया। ठीक है, तो विश्व धरोहर में जो शामिल चीजें है ना, वो क्या क्या है? उसकी ट्रिक ये है, ये इस टाइप से याद कर सकते हैं, चीकू जंगा घर आजे। ठीक है, इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। तो ची से क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। ची से हो गया चित्तौड़गढ़। कू से क्या हो गया? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ठीक है, ज से क्या हो गया? जंतर मंतर, जंतर मंतर। गा से क्या हो गया? गागरोन का किला, गागरोन का किला। घ से क्या हो गया? घना पक्षी विहार। ठीक है, र से क्या हो गया? रणथंभौर, रणथंभौर। आ से क्या हो गया? आमेर, आमेर। जे से क्या हो गया? जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, तो इन सभी चीजों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो कौन कौन सी है? चिकू जंगा घर आजे, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जंतर मंतर, गागरोन, घना, घना, फिर रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर। इन सभी चीजों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों तथा बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? कुंडों तथा बावड़ियों का शहर कौन सा है? वह है बूंदी। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। क्या है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है? वह है बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर वह है बूंदी। ठीक है, बूंदी में क्या होता है कि ये ना बहुत सारी बावड़ियां है, तो और इस कारण इसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। बावड़ी, बावड़ी मेनली क्या होती है? एक बड़ा कुंड होता है जिसमें कि ना नीचे की तरफ जाने के लिए क्या बनी होती है? सीढ़ियां बनी होती है। नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है बावड़ी में। तो इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, स्टेप, स्टेप का मतलब सीढ़ी, वेल्स मतलब कुआं। तो सीढ़ियों वाला कुआं ही क्या कहलाता है? बावड़ी। सीढ़ियों वाला कुआं ही क्या कहलाता है? बावड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीढ़ियों वाला कुआं क्या कहलाता है? बावड़ी। अब हम आगे देखते हैं, कुछ फेमस बावड़ियों के बारे में देखते हैं।
तो कुछ फेमस बावड़ियाँ कौन सी है? सबसे पहले देखते हैं हम चांद बावड़ी। क्या है चांद बावड़ी? चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? वह है आभानेरी दौसा में। कहाँ? आभानेरी दौसा में स्थित है कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी स्थित है आभानेरी दौसा में। दूसरा है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, जी की बावड़ी, ठीक है। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी में। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने। किसने? राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने कराया था रानी जी की बावड़ी का निर्माण। अगला है कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पे स्थित है? त्रिमुखी बावड़ी स्थित है उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने कराया था। किसने? राम रसदे ने कराया था त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण। नेक्स्ट है अगली बावड़ी कौन सी है? नौलखा बावड़ी, जो भी हमने देखी थी नौलखा बावड़ी, ठीक है। नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी कहाँ पे थी? वो थी डूंगरपुर में थी। और उसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल आसकरण, आसकरण की रानी प्रीमल देवी ने। किसने? प्रीमल देवी, प्रीमल देवी ने करवाया था नौलखा बावड़ी का निर्माण। ठीक है, ये कुछ फेमस बावड़ियाँ है, इनका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? वह है आबानेरी दौसा में। रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। इसका निर्माण राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में। महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने करवाया था। नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण आसकरण की रानी प्रीमल देवी ने करवाया था। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? तो चित्तौड़ में कौन सी नदी के किनारे मिले हैं? वो बेड़च नदी के, ठीक है, बेड़ास लिखा हुआ है, बेड़च, बेड़च नदी के किनारे मिले हैं मध्य पाषाणकालीन उपकरण। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बेंगू के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था राम नारायण चौधरी ने। किन्होंने किया था बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व? राम नारायण चौधरी ने किया था। अब कुछ किसान आंदोलन देख लेते हैं और उनके नेतृत्वकर्ता देखते हैं। ठीक है, तो बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी। ठीक है, अभी हमने देखा राम नारायण चौधरी ने किया बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व। दूसरा हम देखते हैं बरड किसान आंदोलन। ठीक है, बरड, बरड कहाँ पे स्थित है? बूंदी में। बरड या बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नैनू राम ने। किसने किया था? नैनू राम ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा, बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व। बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व हुआ 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, तो पहले चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। किसने? साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है, साधु सीताराम दास, ठीक है, यह है सीताराम दास। ठीक है, साधु सीताराम दास ने किया था। दूसरे चरण का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने? विजय सिंह पथिक ने किया था दूसरे चरण का नेतृत्व। तीसरे चरण का जो नेतृत्व किया था वो किसने? जमनालाल बजाज ने किया था। जमनालाल बजाज ने किया था। जमनालाल बजाज, ठीक है, तो तीसरे चरण का नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज ने। ठीक, 3 चरणों में हुआ था बिजोलिया का किसान आंदोलन। पहले का साधु सीताराम दास, दूसरे का विजय सिंह पथिक, तीसरे का जमनालाल बजाज। अगला किसान आंदोलन है वो कौन सा है? भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किसने? भोजी लंबरदार ने। किसने? भोजी लंबरदार ने किया था। ठीक है, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व। तीसरा है मेव किसान आंदोलन, जो कि कहाँ है? अलवर में। अलवर का मेव किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान ने। किसने? चौधरी यासीन खान ने किसका नेतृत्व किया था? अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था चौधरी यासीन खान ने। ठीक है, ये तो क्या है? किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था उसके बारे में। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी। बरड या बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनू राम ने। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में साधु सीताराम दास में, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक, तीसरे चरण में जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान ने किया। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि ये ना रूपा जी और कृपा जी ये दोनों किस आंदोलन में शहीद हुए थे। तो रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे वो है ना कौन से आंदोलन में हुए थे? रूपा जी एंड कृपा जी, ठीक है, ये दोनों शहीद हुए थे कौन से? बेंगू के किसान आंदोलन में। जबकि जो नानक भील तथा देवीलाल गुर्जर, नानक भील तथा देवीलाल गुर्जर, देवीलाल
गुर्जर, ये दोनों किस आंदोलन में शहीद हुए? ये दोनों हुए बरड के किसान आंदोलन में, बूंदी के किसान आंदोलन में। ठीक है, तो रूपा जी और गरपा जी तो शहीद हुए बेंगू के किसान आंदोलन में, नानक भील तथा देवीलाल गुर्जर शहीद हुए बरड के किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। ठीक है, अब जो जब नानक भील शहीद हुए थे ना, तो एक गीत लिखा गया था, कौन सा? अर्जी। तो अर्जी गीत किसकी याद में लिखा गया था? नानक भील की याद में लिखा गया था। और वो किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने अर्जी गीत लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। उसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा ने एक और गीत लिखा था, वो लिखा था पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत किस किसान आंदोलन के संबंध में लिखा था उन्होंने? बिजोलिया के। ठीक है, कि पंछीड़ा गीत तो लिखा था बिजोलिया के किसान आंदोलन के संबंध में, और अर्जी गीत उन्होंने नानक भील की याद में लिखा था। ठीक है, वो किसकी? नानक भील की याद में लिखा था। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी, बरड किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनू राम, बिजोलिया का नेतृत्व 3 चरणों में साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान, और नेक्स्ट है कि बेंगू में शहीद हुए रूपा जी कृपा जी, बरड आंदोलन में शहीद हुए नानक भील और देवीलाल गुर्जर। ठीक है, अर्जी गीत नानक भील की याद में लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने, और पंछीड़ा गीत बिजोलिया के किसान आंदोलन के संबंध में लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने। अब हम आगे देखते हैं। राजस्थान में 100 टापुओं के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 100 द्वीपों का समूह कौन सा है? बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का समूह कौन सा था? बांसवाड़ा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 100 द्वीपों का समूह तो कौन सा है? बांसवाड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान के जनपद के रूप में जाना जाता है। तो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता है। नेक्स्ट है कि गुहिल वंश में किसने अगला प्रश्न है, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलिश जी का मंदिर बनवाया था? तो है एकलिंग जी का मंदिर बनाया था बुप्पा रावल ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया? वो थे राव चुंडा। पहले मंडोर किसकी राजधानी था? वो थी प्रतिहारों की। प्रतिहारों की राजधानी था मंडोर। बाद में वो किसकी हुई? राठौड़ों की राजधानी बना। तो राठौड़ों में किसमें उसने उस पर अधिकार किया मंडोर पर? वो थे राव चुंडा ने। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न के में हम देखते हैं कि नेक्स्ट है, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? ठीक है, तो जल से घिरे दुर्ग क्या कहलाते हैं? जल दुर्ग कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं? औद्योगिक दुर्ग। क्या है? औद्योगिक दुर्ग कहलाते हैं। दुर्ग कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? औद्योगिक दुर्ग। ठीक है, औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग एक ही बात है। जल दुर्ग का दूसरा नाम ही है औद्योगिक दुर्ग। ठीक है, तो जल दुर्ग राजस्थान में मेनली कितने हैं? 2 दुर्गों के बारे में याद रखना है। एक तो है गागरोन का दुर्ग, और दूसरा है भैंसरोडगढ़। कौन सा है? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। ये दोनों क्या है? जल दुर्ग। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है चित्तौड़ में। गागरोन का दुर्ग है वो है काली सिंध और आहू नदी के किनारे। कौन सी है? एंड काली सिंध एंड आहू आहू इन दोनों नदियों के किनारे स्थित है गागरोन का दुर्ग। जबकि भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है चंबल और बामनी नदियों के किनारे पर स्थित है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। तो जल दुर्ग होते हैं जो जल से घिरे हुए होते हैं, इसका दूसरा नाम औद्योगिक दुर्ग का। 2 दुर्ग है मेनली, गागरोन और भैंसरोडगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं जल दुर्गों के बारे में। तो गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के किनारे, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल तथा बामनी नदी के किनारे स्थित है। ओके, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय खालिस्तान से संबंधित गीत गाए जाते हैं। तो वह है बिंदोला। तो बिंदोला गीत कब गाए जाते हैं? जब दूल्हे के रिश्तेदार वापस लौटते हैं ना, तो उस टाइम गाए जाते हैं बिंदोला गीत। नेक्स्ट है बन्ना बन्नी गीत। बन्ना बन्नी गीत क्या है? विवाह से पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा से संबंधित है। घोड़ी नृत्य, घोड़ चढ़ाई की रस्म होती है तब गाया जाता है। जला नृत्य। जला नृत्य कब गाया जाता है? जब वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं, वो जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है, तब वापस आकर उसका जो वर्णन करती है उसे क्या कहते हैं? जला गीत। तो वधु पक्ष की महिलाएं वर की बारात का डेरा देखने जाने पर कौन से गीत गाती है? जला गीत गाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ये मच्छर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? माच्छर, बिच्छियों तथा लालर, ये सब क्या है? तो माच्छर, बिच्छियों, लालर, ये सब क्या है? राजस्थान के लोक गीत है।
ठीक है, मेवाड़ इलाके में गाए जाने वाले ये क्या है, लोकगीत है। माछर बिच्छियो लालर, ठीक है। तो मेवाड़ के लोकगीत हम देख लेते हैं एक बार, फिर मारवाड़ के देखते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। मेवाड़ के लोकगीत, मेवाड़ के लोकगीत के बारे में देखते हैं। तो मेवाड़ के लोकगीत कौन कौन से हैं, तो ठीक है, मेवाड़ के लोकगीतों में सबसे पहले हम देखते हैं वो कौन सा है, पटेलियो, पटेलिया, बिच्छियो, पटेलिया, बिछिया, लालर, लालर, माछर, माछर, नोखिला, नोखिला, थारा ऊंटारी असवारी, थारा ऊंटारी असवारी, री असवारी, ठीक है। नावरी असवारी क्या है, नावरी असवारी, नावरी असवारी, ठीक है। और कौन सा है, शिकार, ये सब क्या है, मेवाड़ इलाके के लोकगीत है। क्या है, पटेलियो, ठीक है, पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर, नोखिला, थारा ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकार, ये सब क्या है, मेवाड़ के लोकगीत है। तो ये पूछे जाते हैं मेवाड़ के लोकगीत कौन से है, पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर, नोखिला, थारा ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी तथा शिकार, ये सब क्या है, मेवाड़ इलाके के लोकगीत है। तो इसमें यही पूछा गया था, माछर बिच्छियो लालर, ये क्या है, मेवाड़ के लोकगीत है। अब मारवाड़ के लोकगीत देख लेते हैं, मारवाड़ के लोकगीत, मारवाड़ के लोकगीतों के बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, मारवाड़ के लोकगीत कौन कौन से हैं, तो मारवाड़ के लोकगीतों में हम देखते हैं कौन सा है, मुमल घुघरी केवड़ा, कौन सा है, मुमल घुघरी एंड केवड़ा, मुमल घुघरी केवड़ा, ये सब क्या है, मारवाड़ के लोकगीत है। इसके अलावा कौन से हैं, कुरंजा पीपली रतन राणू, कुरंजा पीपली और रतन राणू, पीपली और रतन राणू, रतन राणू, ठीक है। तो मूमल घुघरी केवड़ा कुर्जा पीपली रतन राणू, ये सब क्या है, मारवाड़ के लोकगीत है। मेवाड़ के लोकगीत है पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर, नोखिला, थारा ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकार, ये तो हो गए मेवाड़ के। और मूमल घुघरी केवड़ा कुर्जा पीपली रतन राणू, ये सब कहाँ के लोकगीत है, ये हो गए मारवाड़ के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट है कि एक गीत है हम सीठो, ये भी पूछा जाता है बार बार। हम सीठो लोकगीत किसके द्वारा गाया जाता है, वो है मेवाड़ के भीलों के द्वारा। ठीक है, मेवाड़ के भीलों के द्वारा गाया जाता है। ये क्या है, युगल गीत है। तो स्त्री तथा पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। ठीक है, स्त्री तथा पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं हम सीठो गीत, मेवाड़ के भीलों का लोकगीत है। ठीक है, ये तो क्या हो गए, मेवाड़ के लोकगीत, मारवाड़ के लोकगीत और कहाँ के मेवाड़ के भीलों के लोकगीत, ये सब हो गए। ठीक है, तो पटेल या बिच्छियो लालर माछर, ये सब क्या है, ये तो कहाँ के लोकगीत है, ये है मेवाड़ के। और आपसे पूछ लिया जाए घुघरी, मुमल घुघरी केवड़ा, ये सब कहाँ के लोकगीत है, मुमल घुघरी केवड़ा है ये मारवाड़ के लोकगीत है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान में राजस्थानी बोलियों को कितने समूहों में विभाजित किया, तो उन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 समूह में बांटा था। ठीक है, तो डॉक्टर ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने समूह में बांटा, 5 समूह में। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि सर्वप्रथम है ना, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी राजस्थानी वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वो था डॉक्टर ग्रेसन ने। किसने, डॉक्टर ग्रेसन ने। तो उन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम राजस्थान की बोलियों को राजस्थानी बोला, और उन्होंने राजस्थान की भाषाओं को 5 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी का उपयोग किया था डॉक्टर ग्रेसन ने, और उन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कहा और राजस्थान की भाषा को 5 भागों में विभाजित किया था। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों तथा शौर्य का वर्णन मिलता है। तो महाराजा की जो विजय, उसके शौर्य, उसका वर्णन क्या है, यह है रासो। अब हम देखते हैं कि है ना, जो राजा की महानता, उसकी विजय इत्यादि के बारे में जो वर्णन मिलता है वो मिलता है रासो में। मरसिया क्या है, किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो शोक प्रकट करने के लिए जिस काव्यों की रचना करते थे उसे क्या कहते थे, मरसिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की, वो की थी हरिदास जी ने। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी हरिदास जी ने। हरिदास जी का जो जन्म हुआ था वो डीडवाना के कापड़ोद में हुआ था, डीडवाना के कापड़ोद में हुआ था।
हरिदास जी का जन्म। ठीक है, हरिदास जी का जो प्रारंभिक कार्य था वो क्या था? लूटपाट करना। क्या था? लूटपाट करना हरिदास जी का प्रारंभिक कार्य था। हरिदास जी के जो ग्रंथ है वो है मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश प्रकाश तथा हरिपुरुष की वाणी। क्या है? हरिपुरुष, हरिपुरुष की वाणी, ये दोनों किसके ग्रंथ है? ये है हरिदास जी के ग्रंथ है। तो ये मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष की वाणी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो निरंजनी संप्रदाय की संस्था स्थापना करने वाले थे तो वो थे संत हरिदास जी के। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न के बारे में देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जो मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी की रचना की थी वो की थी हरिदास जी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है, वो कहा जाता है दादू दयाल को। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल को कहते हैं। ठीक है, दादू दयाल, वो उनका जन्म तो कहाँ हुआ था? वो हुआ था अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, फिर वो राजस्थान आ गए थे। राजस्थान में उन्होंने उनकी जो प्रमुख स्थान दादू पंथ का कौन सा है? वो है प्रमुख स्थान है नरेना। ठीक है, नरेना। दादू पंथ का जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ है? नरेना जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नरेना जयपुर में स्थित है दादू पंथ का प्रमुख स्थान। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से जो संत थे जो कि अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे? वो थे दादू दयाल थे। अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे। दादू दयाल जी का जो दादू दयाल की पंथ की जो शाखा है ना, उनको 5 भागों में विभाजित किया है। दादू दयाल के जो पंथ की शाखा है उन्हें कितने 5 भागों में विभाजित किया है। वो 5 भाग कौन कौन से है? पहला तो कौन सा है? खालसा, दूसरा है नागा, तीसरा क्या है? उत्तरादे, दूसरा क्या है? नागा, तीसरा है उत्तरादे, चौथा क्या है? विरक्त, और पांचवा क्या है? खाकी। ठीक है, विरक्त, विरक्त एंड पांचवा क्या है? खाकी। तो दादू पंथ है उसे 5 भागों में विभाजित किया है। पहला खालसा, दूसरा नागा, तीसरा उत्तरादय, चौथा विरक्त, पांचवा खाकी। इन 5 भागों में विभक्त किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की खालिस्तान अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। किसे? जौ के साथ पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? तो कर्णफूल। कर्णफूल तो कहाँ है? कान में पहना जाता है। ठीक है, मोकड़ी, मोकड़ी कहाँ पहना जाता है? हाथ में। तो मोकड़ी क्या होती है? वैसे लाख की चूड़ियां होती है, लाख की चूड़ियां होती है। ठीक है, भोगली, भोगली नहीं है, ये भोगली है। ठीक है, भोगली कहाँ पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। ठीक है, तिमणिया, तिमणिया कहाँ पे पहना जाता है? गले में पहना जाता है। तो अपन से पूछा गया है गले में पहने जाने वाला, तो आंसर हो गया तिमणिया। क्या है? तिमणिया। ठीक है, तो भोकली कहाँ पहना जाता है? नाक में। नाक का एक और अभी रीट में पूछा गया था, बहुत वो था, वो चुन्नी। चुन्नी कहाँ पहनी जाती है? नाक में। तो ये सबने ऐसे सोचा कि चुन्नी वो है सिर पे ओढ़ने वाली, तो वो सिर करके आगे थे। तो चुन्नी क्या है? कहाँ पहनी जाती है? नाक में। ठीक है, और भोगली भी कहाँ पहनी जाती है? नाक में। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्लाह जिलाबाई का लोकप्रिय कारण, अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या था? वो था मांड गायन। तो अल्लाह जिलाबाई किससे संबंधित है? वो है मांड गायकी से। नेक्स्ट है कि 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया गया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो भरतपुर के किसान आंदोलन से संबंधित कौन थे? वो थे बोजी लंबरदार। हमने देखा था भरतपुर के किसान आंदोलन से कौन संबंधित थे? बोजी लंबरदार। नेक्स्ट है कि दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? वो है बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है उनका मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई? वो है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो की गई थी वो किनके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि चांद खेरी घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो चांद खेरी घटना है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू के किसान आंदोलन से संबंधित है। चांद खेरी घटना बेंगू के किसान आंदोलन से संबंधित है। जबकि दुधवा खारा का हम देखते हैं तो वो कौन सा है? बीकानेर का जो किसान आंदोलन हुआ था ना, उससे संबंधित है दुधवा खारा। ठीक है, तो चांद खेरी घटना है वो किससे संबंधित है? बेंगू के किसान आंदोलन से। तो इसका आंसर हो गया पहला, बेंगू के किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।